चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं, हर पल अपने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हमने आपको दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दिया है। अब आपको केवल नियम सिखा देने से आप इस कला में माहिर नहीं हो जाएंगे। कुछ और भी शर्तें होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, जो आपको और एक्सपर्ट बनाती हैं। तो आज हम इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए सिंपल सेंटेंस का एक रिहर्सल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमने पिछले वीडियोज में जो भी 3 वीडियो हमने आपको सिंथेसिस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में बनाए हैं, वह कितना आप लोग ग्रहण किए हैं। इस एक्सरसाइज वाले वीडियो से अपने आप को वजन करिए, अपने आप को चेक करिए कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपके समझ में आया है। तो कुछ सेंटेंस हम आपके सामने लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे और पूरी तरह से समझा करके जोड़ेंगे कि इसमें फला ही नियम लगेगा और क्यों लगेगा, पूरे तर्क के साथ आपको हम बताना सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, आज का जो पहला एग्जाम्पल हमारा है, राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही स्लिप्ड। बच्चों, इसी बात पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है, राम कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही स्लिप्ड। राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह सो गया। तो इसे सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। यहाँ 2 सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। और ऐसे सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए हमने आपको 8 तरीके बताए हैं। उन 8 तरीकों में से आप कौन तरीका लगाएंगे, चलिए हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि दोनों वाक्यों में कर्ता कॉमन है या नहीं है। यहाँ देखा जाए तो राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह सो गया। सोने का काम वही राम ही कर रहा है। तो जब आपके दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो हमने आपको बताया था, इसको जोड़ने की 3 विधियां आपके सामने होती हैं। द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, द सेकंड इज परफेक्ट पार्टिसिपल और थर्ड इज जिरंड। इसमें हम तीनों का प्रयोग करके जोड़ सकते हैं। लेकिन अब तीनों में सबसे अच्छा कौन होगा ये भी देख लिया जाए। अगर यहाँ बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि पहले काम में और दूसरे काम के बीच किसी प्रकार का ड्यूरेशन, किसी प्रकार का अंतराल, किसी प्रकार के इंटरवल नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ बहुत सटीक नहीं पड़ेगा। राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया, वह सो गया। इसमें इन दोनों कामों के बीच कुछ अंतराल दिख रहा है, और जब अंतराल दिखता है बच्चों तो वहाँ राइट ऑप्शन होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और आपको याद होगा परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। दोनों कर्ता को हम कॉमन कर लेते हैं। यह दोनों कर्ता को कॉमन करते हुए पहले वाक्य के अनुसार हमें लगाना पड़ता है हैविंग और थर्ड फॉर्म। यानी हैविंग थर्ड फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म खुदा है ये, तो हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क के बाद कामा लगा देते हैं। इतनी प्रक्रिया आपकी कही जाती है परफेक्ट पार्टिसिपल। और अब दोनों कर्ता को जब एक में लिखेंगे तो हो जाएगा राम स्लिप्ड। यानी अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात राम सो गया। बच्चों, इसमें हमने लगाया परफेक्ट पार्टिसिपल। अगला देख लीजिए, सी सॉ द डेंजर, सी सॉ द डेंजर, सी रैन अवे। उसने खतरा देखा, वह भाग गई। अब इस वाक्य में देखिए, दोनों वाक्यों में कर्ता समान है और दोनों वाक्यों में समान कर्ता 2 कार्य कर रहा है। पहले में उसने खतरा देखा है और दूसरे में वह भाग गई है। बच्चों, यहाँ दोनों कामों के बीच अंतराल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही खतरा देखी होगी वह तुरंत भागी होगी, उसमें ज़रा सा भी देर
ज़रा सा भी सोच विचार नहीं किया गया होगा, ज़रा सा प्लान नहीं किया गया होगा कि भागा जाए कि ना भागा जाए, तो ऐसी अवस्था में हमारे सामने यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया गया था कि पहले वाक्य की क्रिया में आईएनजी लगा दिया जाता है, अर्थात अगर इस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सीइंग द डेंजर के बाद कामा लगा देंगे, दोनों कर्ता को एक में मिलाओगे तो हो जाएगा सी रैन अवे। अगला भाग देख लीजिए, रमेश वेंट टू मार्केट। रमेश वेंट टू मार्केट, he wanted to buy a pen। रमेश बाजार गया, वह एक कलम खरीदना चाहता था। बच्चों यहाँ भी कर्ता आपका कॉमन है, रमेश है और ही है, दोनों में एक ही व्यक्ति है जो काम कर रहा है, पहले में बाजार जाने का, दूसरे में कलम खरीदने का। इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से भी जोड़ सकते हैं, यानी हैविंग गॉन करके भी जोड़ सकते हैं, हम इसको गोइंग करके भी जोड़ सकते हैं कि बाजार जाकर रमेश ने कलम खरीदा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके सामने टू बाई लगा हुआ है। जब टू बाई लगा हो यानी टू प्लस वर्ब लगा हो तो हम इसे इन्फिनेटिव से भी जोड़ करके एक वाक्य में बना सकते हैं। अर्थात इसमें करते क्या है, जो पहले काम हुआ है उस वाक्य को हम सबसे पहले लिख देते हैं। अर्थात इसमें पहले काम हुआ रमेश के बाजार जाने का, तो रमेश वेंट टू मार्केट को हमने ऐसे लिख दिया। अब दूसरे वाक्य में मौजूद क्रिया के साथ टू लगाकर इसी में हमें जोड़ देना है। लेकिन हमने आपको लिखवाया था कि यदि क्रिया के साथ टू पहले से लगा हो तो हमें अलग से टू प्लस वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी टू को उठा करके यहाँ लिख देना है तो हो जाएगा टू बाई ए पेन। बच्चों किस नियम से जोड़ा, तो आप कहेंगे ये इन्फिनेटिव से जुड़ा, टू प्लस वर्ब, इसे इन्फिनेटिव से जोड़ करके हमने सिंपल बनाया है। यानी यहाँ आप परफेक्ट पार्टिसिपल भी कर सकते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कर सकते थे, और हमने इन्फिनेटिव से भी जोड़ दिया। यही नहीं बच्चों, इसे हम जिरंड से भी जोड़ सकते थे। जब आप जिरंड से जोड़ते तो इस वेंट के मूल रूप में आईएनजी लगाना पड़ता और उसके पहले एक प्रीपोजिशन, तो आप आफ्टर लगा सकते थे, प्रीपोजिशन ऑन लगा सकते थे, ऑन गोइंग टू मार्केट या आफ्टर गोइंग टू मार्केट, तब करता एक हो जाता रमेश और ही इक्वल टू रमेश, तो हो जाता रमेश वांटेड टू बाई ए पेन। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी वेंट टू बस्ती, सी वेंट टू बस्ती, वो बस्ती गई। सी सा द मूवी, वो बस्ती गई, उसने मूवी देखा। यहाँ भी करता देखिए कॉमन है, तो आप यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, जिरंड लगा सकते हैं। हाँ, इसको इन्फिनेटिव से भी जोड़ सकते हैं। तो जब इसे इन्फिनेटिव से जोड़ोगे बच्चों तो आपका हो जाएगा सी वेंट टू बस्ती, और यहाँ देखिए क्रिया है सा को जब इन्फिनेटिव बनाओगे तो लिखना पड़ेगा टू सी द मूवी। ये हो गया आपका सी वेंट टू बस्ती टू सी द मूवी, यानी से हमने जोड़ा इन्फिनेटिव से। अगला देख लीजिए, आई हैव ए चेयर, आई हैव ए चेयर, द चेयर इज, द चेयर इज ब्रोकन। बच्चों हमारा सेंटेंस है मेरे पास एक कुर्सी है, कुर्सी टूटी हुई है। अब इसको जोड़ने के लिए बच्चों देखिए कर्ता कॉमन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि चेयर की विशेषता बताने वाला एक शब्द यहाँ ब्रोकन है। अगर हम ब्रोकन को चेयर के पहले लिख दें तब आपका आंसर बन जाएगा आई हैव ए ब्रोकन चेयर। अब आपसे कोई प्रश्न कर ले आपने इसे किस नियम से जोड़ा, तो आपका जवाब होना चाहिए हमने इसे जोड़ा है पास्ट पार्टिसिपल से। जब किसी क्रिया का थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताने लगे उस नाउन से पहले लिख करके, उस नाउन से पहले होकर के, तो इसी को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव का काम करेगा ये। आई हैव ए ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आपका जो अगला वाक्य दिख रहा है, द टीचर केम, गुरुजी आए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थीगण खड़े हो गए। बच्चों अब इस वाक्य को जोड़ने के लिए देखिए आपके सामने जो रास्ते दिख रहे हैं, कर्ता आपका डिफरेंट है।
टीचर है, यहाँ द स्टूडेंट है। दोनों वाक्यों में डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमने आपको एक तरीका बताया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, याद होना चाहिए। जब डिफरेंट कर्ता वाले वाक्यों को हमें जोड़ना होता है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। आप भूल गए ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें होता क्या बच्चों, हम पहले वाले वाक्य के कर्ता को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। पहले वाक्य का कर्ता ज्यों का त्यों उतर जाता है। फिर क्या होता है, हम पहले वाक्य का नेचर पता करते हैं। यह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला वाक्य या तो लिंकिंग वर्ब होगा, या तो यह कोई टेंस होगा, या तो यह पैसिव वॉइस में होगा। अगर यह लिंकिंग वर्ब है तो इस कर्ता के बाद तुरंत हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। अगर यह टेंस है तो हैविंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर पहला वाक्य पैसिव है तो हैविंग, बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता बच्चों। तो यहाँ देखिए द टीचर केम, ये तो सीधा सा पता चल रहा है, कम का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो कौन टेंस हुआ, ये तो सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब ये टेंस है तो टीचर लिखने के बाद हमको लिखना पड़ेगा हैविंग और थर्ड फॉर्म, अर्थात केम का थर्ड फॉर्म होता है कम, यहाँ कामा लग जाएगा। द टीचर हैविंग कम, और अगला वाक्य किसी में जोड़ देना है बिना किसी मेहनत के, तो हो जाएगा द स्टूडेंट से स्टूड अप, यानी गुरु जी के आने के बाद विद्यार्थी खड़े हो गए थे। एक और वाक्य देखते हैं, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद था। वी कुड नॉट गेट मनी, बैंक बंद था, हम रुपया नहीं पा सके। यहाँ भी करता डिफरेंट है बच्चों, बैंक इसमें करता है और इसमें करता है वी। और पहले वाक्य का नेचर अगर देखा जाए तो वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, हम इसे मान सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो ऐसी अवस्था में जो इसका जोड़ होगा वो होगा द बैंक के बाद, चूँकि पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन लगाना पड़ेगा, हैविंग बीन, और तब थर्ड फॉर्म लगेगा अर्थात क्लोज्ड, यहाँ कामा लग जाएगा। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड वी कुड नॉट गेट मनी। तो बच्चों किस नियम से जुड़ रहा है, हम इस प्रक्रिया को कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगला देख लीजिए, सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ड, उसने खूब मेहनत किया, वह फेल हो गई। बच्चों यहाँ कर्ता कॉमन फिर आ गया, और जब कर्ता कॉमन होता है तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपके सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन यहाँ ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हो ना परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वर्किंग हार्ड सी फेल्ड, यानी कठिन मेहनत करने के बाद वह फेल हो गई, या हैविंग थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते कि कठिन मेहनत करने के पश्चात वह फेल हो गई। यहाँ बच्चों सिर्फ और सिर्फ जिरंड का प्रयोग होगा, और जिरंड में कौन सा प्रीपोजिशन अच्छा पड़ेगा, दोनों वाक्यों में डिफरेंट कार्य डिफरेंट परिणाम का बोध हो रहा है, तो आप जानते हैं कि विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए एक उचित प्रीपोजिशन होता है इंस्पाइट ऑफ। हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ के बाद हमें आईएनजी लगाना है, तो वर्क में आईएनजी लगा दीजिए, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। दोनों वाक्यों में कार्य डिफरेंट था बच्चों, यानी दोनों वाक्यों में जो कार्य हो रहे थे उनके बीच अपोजिट रिलेशन था। उसने कठिन मेहनत किया तो उसे तो पास होना चाहिए, लेकिन वो पास कहाँ हुई है, फेल हुई है। तो चूंकि इसमें विपरीत रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो विपरीत रिलेशन के लिए इंस्पाइट ऑफ से बढ़िया प्रीपोजिशन कुछ नहीं बच्चों। और इंस्पाइट ऑफ हम जानते हैं के बावजूद, यानी इसकी हिंदी होगी कठिन मेहनत करने के बावजूद, और आपका कर्ता हो जाएगा दोनों मिलकर के एक सी, और फेल्ड यहाँ जुड़ जाएगा, सी फेल्ड। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड सी फेल्ड, यानी कठिन मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गई। चलिए अगले वाक्य की तरफ देखते हैं। आई वेंट टू मथुरा, आई वेंट टू मथुरा, फुल स्टॉप, मथुरा इज
द बर्थ प्लेस, मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा। मैं मथुरा गया, मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान है। बच्चों इस वाक्य को जोड़ने के लिए देख लीजिए, यहाँ कर्ता आई है, यहाँ मथुरा है। यहाँ कर्ता पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात दिखाई पड़ेगी कि मथुरा एक ऐसा नाउन है इस वाक्य में जिसके समान कोई और नाउन आपको दिखाई दे रहा है। मथुरा के समान नाउन है द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा। इसे हम जोड़ सकते हैं बच्चों केस इन अपोजिशन से। इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे केस इन अपोजिशन से, तब आपका आंसर हो जाएगा आई वेंट टू मथुरा कामा द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा। मैं मथुरा गया, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान, वही मथुरा है और वही भगवान कृष्ण का जन्म स्थान भी है। एक वाक्य हम लिखें, अभी क्लियर हो जाएगा। सूरदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज ब्लाइंड। सूरदास एक महान कवि थे, वह अंधे थे। बच्चों यहाँ सूरदास के समकक्ष एक नाउन दिखाई दे रहा है और वह नाउन क्या है? सूरदास का समकक्ष होगा नाउन ए ग्रेट पोएट, यानी वही सूरदास हैं और वही ग्रेट पोएट भी हैं। और ये जो ब्लाइंड शब्द है ये तो सूरदास के एडजेक्टिव बता रहा है, तो इसको एडजेक्टिव से ना जोड़ करके हम केस इन अपोजिशन से ही जोड़ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि केस इन अपोजिशन लिखने के लिए सबसे पहले हम वो नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं जिसके बारे में हमें अपोजिशन बनाना है। सूरदास लिखने के बाद कामा लग जाएगा, इनका अपोजिशन होगा ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट पोएट POET, यहाँ कामा लग जाएगा, वाज ब्लाइंड। सूरदास ए ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। बच्चों किस नेम से जोड़ा? तो आप कहेंगे इसे हमने जोड़ा है केस इन अपोजिशन से। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बच्चों आपके ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस दिख रहा है, इट वाज हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आप लोग बताइए कि हम इसे किस नेम से जोड़ें? कुछ दिमाग में आ रहा बात? इट वाज हॉलीडे, हम विद्यालय नहीं गए, छुट्टी का दिन था, हम विद्यालय नहीं गए। बच्चों यहाँ कर्ता डिफरेंट है और डिफरेंट कर्ता के लिए हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले पहला कर्ता लिखना होगा, अर्थात इट लिख करके अब क्या करना है, इस वाक्य का नेचर पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब में जानते हैं बी का प्रयोग करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। इट बीइंग हॉलीडे के बाद कामा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला वाक्य देख लीजिए, आई हैव ए पेन, द पेन इज न्यू। मेरे पास एक कलम है और कलम नई है। मेरे पास एक कलम है, कलम नई है, तो इसे जोड़ने के लिए आपके पास कोई तरीका दिख रहा है? यहाँ एक तरीका यह है कि पेन की विशेषता बताने वाला एक एडजेक्टिव आपके सामने है, न्यू। तो हम इसी न्यू को अगर ए पेन के पहले कर दें तो यह हमारा दिया गया सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, यानी मेरे पास एक नई कलम है। आपका आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा आई हैव ए न्यू पेन। इसको हमने किससे जोड़ा? तो आप कहेंगे कि हमने इसे एडजेक्टिव बिफोर नाउन से जोड़ करके सिंपल बताया है। अगला देख लीजिए, सी रीड्स हिंदी, सी रीड्स इंग्लिश आल्सो, सी रीड्स इंग्लिश आल्सो, यानी वह हिंदी पढ़ती है, वह अंग्रेजी भी पढ़ती है। तो चलिए दिमाग लगाइए, कौन सा नियम लगाओगे? कौन सा नियम?
इस वाक्य को सिंपल बनाने के लिए हम हिंदी और इंग्लिश नामक दो एक समान पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को एंड से जोड़ करके इनको हम सिंपल बना सकते हैं। अर्थात आपका आंसर बन सकता है सी रीड्स हिंदी एंड इंग्लिश। सी रीड्स हिंदी एंड इंग्लिश, वह हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है। तो ये बताइए कितने आराम से बन गया। इसको हम एंड नामक कंजक्शन से एक समान दो पार्ट ऑफ स्पीच के शब्दों को जोड़ दिए हैं। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। राम वाज द सन ऑफ दशरथ। He went to forest for 14 years। राम दशरथ जी के पुत्र थे, वह 14 सालों के लिए बन गए। अब यहाँ देखिए राम और द सन ऑफ दशरथ दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात हम द सन ऑफ दशरथ को अपोजिशन बना सकते हैं राम का। तो आपका आंसर बन जाएगा राम कामा द सन ऑफ दशरथ, फिर कामा वेंट टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। यदि राम दशरथ के पुत्र वही राम हैं और वही सन ऑफ दशरथ भी हैं। राम दशरथ के पुत्र 14 सालों के लिए बन गए। अगर कोई पूछे बच्चों इसे किस नेम से आपने जोड़ा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमने इसे केस इन अपोजिशन किसी नाउन के समकक्ष शब्द से जोड़ करके इसको हमने सिंपल बनाया है। अगला वो देखें। आई शैल पास इट इज सर्टेन। मैं पास हो जाऊंगा यह निश्चित है। मैं पास हो जाऊंगा यह निश्चित है। बच्चों इस सर्टेन को हमें क्या करना होगा, हम इसे एडवर्ब से जोड़ सकते हैं कि मैं निश्चित रूप से पास हो जाऊंगा। तो इस सर्टेन को हम सर्टेनली कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो सकता है आई शैल पास सर्टेनली, CERTAINLY। आई शैल पास इट इज सर्टेन, तो आई शैल पास सर्टेनली मैं निश्चित रूप से पास हो जाऊंगा, इसमें किसी प्रकार की शक नहीं है। कुछ और वाक्य देखते हैं। दे रोट द एस्से। उन्होंने निबंध लिखा। दे वॉन द प्राइज। उन्होंने निबंध लिखा और उन्होंने पुरस्कार जीता। तो यहाँ करता देखिए कॉमन है, यहाँ भी दे है, यहाँ भी दे है। दे रोड द ऐसे उन्होंने निबंध लिखा, वह प्रतियोगिता जीत गए, यानी वो इनाम पाए, इनाम को जीते। तो कर्ता अगर कॉमन है तो इसको हम हैविंग और थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं ना, यानी हैविंग राइटन WRITTEN, हैविंग राइटन द ऐसे के बाद कॉमा लगा देंगे। दे वॉन द प्राइज, दे वॉन द प्राइज, यानी ऐसे लिखने के पश्चात उन्होंने पुरस्कार जीता। एक वाक्य और देख लेते हैं। ए टाइगर वाज हंगरी। ए टाइगर वाज हंगरी, he killed a goat। ए टाइगर वाज हंगरी, एक चीता भूखा था। he killed a goat, उसने एक बकरी को मारा। फिर अगला वाक्य द गोट वाज टेस्टी। द गोट वाज टेस्टी, बकरी बहुत जायकेदार थी। एक टाइगर भूखा था, उसने एक बकरी को मारा और बकरी टेस्टी थी, यानी बकरी बहुत जायकेदार थी। तो बच्चों क्या करेंगे, इस वाक्य को सिंपल बनाने के लिए हमारे पास का तरीका है। एक हंगरी एडजेक्टिव दिख रहा है और एक दिख रहा है टेस्टी। अब हंगरी विशेषता बता रहा है टाइगर का और टेस्टी विशेषता बता रहा है गोट का।
यही ना। तो अगर हम इस टेस्टी को गोट के पहले कर दें और हंगरी को टाइगर के पहले कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा कि भूखे चीता ने टेस्टी बकरी को मार डाला। बड़े आराम से आपका सिंपल बन जाएगा। तो इस हंगरी को हम सेट कर दे रहे हैं टाइगर के पहले, तो आंसर हो जाएगा द हंगरी टाइगर, द हंगरी टाइगर किल्ड ए। अब गोट लिखना हमको, गोट के पहले लगा था टेस्टी, तो हो जाएगा टेस्टी गोट। द हंगरी टाइगर किल्ड ए टेस्टी गोट, यानी हंगरी टाइगर ने, ये भूखे चीता ने एक टेस्टी गोट को मार डाला। तो बच्चों इतना एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ से ही काम चलाइए। आप लोग और भी वीडियो देखते रहेंगे। अब आगे हम कुछ आपको नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे जल्दी ही। तब तक ये टॉपिक आप लोग खूब मजबूत कर लीजिए। आज आपका जो मिक्स्ड एक्सरसाइज था, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप बढ़िया से इसको जान गए होंगे। हम लोग अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को।